ये साल 2014 का था। 24 अगस्त जी। रात 8 बजे की घटना कही जाती है कि एक मृतक व्यक्ति था और उनके पिता वादी मुकदमा दशरथ यादव पूर्व प्रधान थे। उन्होंने कहा कि मैं बाइक से आ रहा था तो कुछ लोग एक लाश को खींच रहे थे। मेरे लाइट पड़ने पर वो लोग लाश छोड़कर भाग गए और जब मौके पर मैं पहुंचा तो देखा मेरे बेटे की लाश थी। एफआईआर के बाद बयान होता है। घटनास्थल के आसपास जिन लोगों के घर होते हैं उनके कोई बयान नहीं होते हैं। 200-250 मीटर दूर 2-3 लोगों के बयान होते हैं और किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अभियुक्तों को मारते हुए देखा है। अच्छा। केवल लाश को घसीटते हुए। पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि कहीं पर भी घसीटने का कोई निशान नहीं है। तो दोनों लोगों के, एक ये डॉक्टर का बयान और दूसरा वादी और इनके जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, मेजर कंट्राडिक्शन है। अगर किसी व्यक्ति को घसीटा जाएगा तो कुछ ना कुछ चोटें निश्चित बिल्कुल, बिल्कुल बयानों में विरोधाभास साफ तौर से आया। दुर्भाग्य रहा उस समय वो प्रधान रहे, सपा की सरकार रही, यादव से थे तो जांच भी बहुत अच्छी नहीं हुई। ये था कि इनके खिलाफ एफआईआर हुआ तो इनको जेल भेजना। परिवारों पे आरोप लगता है, अमूमन आदमी उनके घर लौट के देखता नहीं। जब एफआईआर होता है तो पीड़ित के साथ समाज का हर वर्ग खड़ा हो जाता है। एक सहानुभूति होती है कि भाई इनके यहाँ मृतक है, घटना हुई तो है, हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, वो उनके यहाँ जाता है, संवेदना व्यक्त करता है और जिनके ऊपर आरोप लगता है अगर उनका बस चले तो वो उसी दिन उनका इनकाउंटर कर दें। लेकिन समय बीतता है, जिन व्यक्तियों पे आरोप लगता है उनके परिवार की स्थिति बिगड़ती जाती है। इसमें मुलजमान उमेश सिंह है, 2 सगे भाई हैं और जिस समय की घटना है उस समय उमेश की उम्र 18 साल रही होगी, उनके भाई ब्रजेश की 20 साल रही। अच्छा। और आर्थिक परिस्थितियों में ये हुआ कि इनके पिता की मृत्यु हो गई अभाव में। अच्छा। दवा नहीं हो पाया। घटना के बाद जब ये लोग जेल में ये दोनों भाई जेल चले गए, इसी दौरान बिना इलाज के इनके पिता की मृत्यु हो गई। विधवा मां किस तरीके से अपना खर्चा चलाई होगी ये अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। साल था 2014 का, अगस्त महीने की 23 तारीख थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के परसुपुर मजरे रामपुर थाना पीपरपुर गांव में एक युवक जिसका नाम संदीप यादव था, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद उस प्रकरण में 6 लोगों का नाम जो है सामने आता है। पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। 2014 से ये केस शुरू होता है और ये केस जो है 2026 तक चलता है। 12 साल सलाखों के पीछे उसी गांव के 6 लोग बंद रहते हैं और उनका कोई अपराध नहीं था। 2026 में 30 जून को कोर्ट ने उन सभी को मुक्त किया, दोष मुक्त किया, निर्दोष साबित होते हैं। यानी कि इस एक प्रकरण में 6 लोगों को बिना किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे अपना समय, अपना जीवन गुजारना पड़ता है। इन 6 लोगों को निर्दोष साबित करने में संदीप यादव, यह हत्याकांड जो चुनावी रंजिश की वजह से हुआ था, उसमें अधिवक्ता रविवंश सिंह जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं की वजह से ये 6 लोग, जिनका नाम मैं आपको बताऊं, ब्रजेश सिंह, उमेश सिंह, दिनेश सिंह, संतोष सिंह, सूरज और 2 अज्ञात, इन लोगों को आपने न्याय दिलाया है। ये भी कहा भी जाता है कि कानून में भी ये कहा गया है कि किसी एक निर्दोष को जो है सजा ना हो, उसके बदले में कई सारे गुनाहगार क्यों छूट ही ना जाएं। लेकिन ये जो न्याय मिला है, ये न्याय काफी लेट आया है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो लेट यानी कि विलंब से न्याय मिलता है, वो न्याय नहीं अन्याय होता है। अधिवक्ता रविवंश सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप यादव हत्याकांड काफी चर्चित रहा। 12 साल मुकदमा आपने लड़ा और सभी को आपने दोष मुक्त कराया, कोर्ट से उनको जमानत मिली और अब वो सलाखों के पीछे नहीं है, यानी कि आजाद है। क्या कुछ पूरा प्रकरण था? धन्यवाद अंजनी जी, आपका और आपके चैनल का, जो आप इस तरह की खबरों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये साल 2014 का था। 24 अगस्त जी, रात 8 बजे की घटना कही जाती है कि एक मृतक व्यक्ति था और उनके पिता वादी मुकदमा दशरथ यादव पूर्व प्रधान थे। उन्होंने कहा कि मैं बाइक से आ रहा था तो कुछ लोग एक लाश को खींच रहे थे। मेरे लाइट पड़ने पर वो लोग लाश छोड़कर भाग गए और जब मौके पर मैं पहुंचा तो देखा मेरे बेटे की लाश थी। अपने ही गांव के वो 2 सगे भाई उमेश सिंह और ब्रजेश सिंह, उनके दादा के लड़के दिनेश सिंह, जो उस समय विद्यालय में अध्यापक थे, और दिनेश सिंह के पिताजी उसी गांव के पहले प्रधान हुआ करते थे। जब भी सामान्य सीटें हुई तो वो हमेशा प्रधान रहे उस गांव के। और उमेश सिंह के मामा थे संतोष सिंह, उनको नेम्ड किया गया और बगल के गांव के सूरज सिंह को एक्यूज्ड बनाया गया। 2 व्यक्ति अज्ञात के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुआ। घटना रात्रि 8 बजे की कही जाती है, 24/8/2014 की, जबकि एफआईआर उसकी एक दिन डिले से 25 को पंजीकृत कराई जाती है, सुबह 10 बजे। अच्छा। एफआईआर के बाद
बयान होता है, घटना स्थल के आसपास जिन लोगों के घर होते हैं उनके कोई बयान नहीं होते हैं, 200-250 मीटर दूर 2-3 लोगों के बयान होते हैं, और किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अभियुक्तों को मारते हुए देखा है, अच्छा, केवल लाश को घसीटते हुए देखा। बस वो भी जो मृतक संदीप यादव था उसके पिता ने ये बयान दर्ज उसके कराया। पिता और एक नरेंद्र यादव थे। अच्छा, इन दो लोगों ने ये कहा कि हम लाश को घसीटते हुए देखा है, जबकि इन एफआईआर से लेके अपने बयान को जो पुलिस को उन्होंने दिया 161 में, कहीं पर भी किसी प्रकाश के बारे में नहीं बताया, अच्छा, जो कि बताना आवश्यक था कि आपने मुलजिमानों को लाश घसीटते हुए किस प्रकाश में देखा है। अच्छा, तो ये पर कहीं पर कोई इसका उल्लेख उन्होंने प्रकाश का नहीं किया था। जबकि अंधेरा था, रात की घना घटना थी। अंधेरा था, 8 बजे रात का था, घना अंधेरा था। दूसरी चीज ये था कि जैसे वादी मुकदमा और जो PW2 के रूप में नरेंद्र यादव का बयान हुआ, इन दोनों लोगों ने अपने बयान में कहा कि ये लोग लाश घसीट रहे थे, जी, जबकि जब डॉक्टर का बयान हुआ, डॉक्टर चमन अली का, तो चमन अली ने कहा कि कोई भी रगड़ने का निशान बॉडी पे नहीं मिला। अच्छा, स्थानीय स्तर पे जब वो लोग डॉक्टर के पास ले गए थे सब। डॉक्टर की जब पोस्टमार्टम किया, अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट घटनास्थल पे मृत्यु हुई थी, जी, जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि कहीं पर भी घसीटने का कोई निशान नहीं है। तो दोनों लोगों के, एक ये डॉक्टर का बयान और दूसरा वादी और इनके जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, मेजर कंट्राडिक्शन है। अगर किसी व्यक्ति को घसीटा जाएगा तो कुछ ना कुछ चोटें निश्चित रूप से बिल्कुल, आएंगी। बयानों में विरोधाभास साफ तौर विरोधाभास से आया था। जी। आपके पास ये प्रकरण कब आता है? और जैसे अमूमन ये होता है कि जिसके खिलाफ बयान हो जाए, जिसके खिलाफ मुकदमा वो भी 302 का दर्ज हो जाए, ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम चांसेस रहते हैं कि उनको न्याय मिलेगा। उनको आपको वो इस अपराध में शामिल नहीं है सिद्ध करने में, समझिए कि वो उस समय तो काफी मुश्किलात रहती है। ये सही है। जिन परिवारों पे आरोप लगता है, अमूमन आदमी उनके घर लौट के देखता नहीं। जब एफआईआर होता है तो पीड़ित के साथ समाज का हर वर्ग खड़ा हो जाता है, एक सहानुभूति होती है कि भाई इनके यहाँ मृतक हैं, घटना हुई तो है, हर हत्या व्यक्ति, हुई चाहे है। वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, वो उनके यहाँ जाता है, संवेदना व्यक्त करता है, और जिनके ऊपर आरोप लगता है अगर उनका बस चले तो वो उसी दिन उनका इनकाउंटर कर दें। जी, लेकिन समय बीतता है, जिन व्यक्तियों पे आरोप लगता है उनके परिवार की स्थिति बिगड़ती जाती है। इसमें मुलजिमान उमेश सिंह है, 2 सगे भाई हैं, और जिस समय की घटना है उस समय उमेश की उम्र 18 साल रही होगी, उनके भाई ब्रजेश की 20 साल रही। अच्छा, और आर्थिक परिस्थितियों में ये हुआ कि इनके पिता की मृत्यु हो गई अभाव में, अच्छा, दवा नहीं हो पाया। घटना के बाद जब ये घटना लोग के जेल बाद में ये थे। दोनों भाई जेल चले गए। इसी दौरान बिना इलाज के इनके पिता की मृत्यु हो गई। विधवा माँ किस तरीके से अपना खर्चा चलाई होगी, ये अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। मुकदमा भी लड़ा उसने न्याय मुकदमा के भी लिए, लड़ा, अपने बच्चों के अपने लिए। बच्चों के लिए। 2 छोटे छोटे बच्चे जेल गए राजनीतिक रंजिश में। तो विषम परिस्थितियां होती हैं। मतलब परिवार पे काफी संकट उस समय आया जब ये लोग एकदम जेल एकदम गए। ऐसा संकट होता है उस समय कि उसको कोई देखने नहीं जाता है। समय बीत गया, काफी अरसा बीत गया, न्याय मिला, लेकिन इस न्याय का कोई उद्देश्य नहीं रह गया। जो चीजें चली गई, उसके पिता दवा के अभाव में मर गए, माँ विधवा हो गई। जिस तरीके से अपने मुकदमे को लड़ी, ये अब कौन देखने आएगा, कहाँ से कंपनसेशन मिलेगा? उस परिवार के लिए तो कोई विकल्प नहीं रहा ना, पूरा परिवार टूट गया। उमेश थे इसके, वो मेधावी बच्चा था, बीएससी कर रहा था, उसकी पढ़ाई छूट गई। तो इस तरह की तमाम समस्याएं आई। मतलब परिवार एक तरीके से काफी अभावों में रहा। हाँ। और ये जो दो आपने जिनको न्याय मिला है, उमेश और दिनेश, ये लोगों ने अपनी पूरी जवानी जेल में गुजारी। हाँ, उमेश और ब्रजेश। ब्रजेश की तो शादी भी नहीं हुई, 12 साल ये हो गया, मान लीजिए उस समय 20 साल था तो 32 साल हो गई उम्र। तो लंबा अरसा बीत गया। इस दौरान ना शादी हुआ ना विवाह हुआ, पिता भी खोए अपने, तो समस्याएं बहुत हुई। जबकि वो लोग दोष सिद्ध उनके ऊपर नहीं हो पाया, निर्दोष साबित हुए। निर्दोष साबित हुए। दुर्भाग्य रहा, उस समय वो प्रधान रहे, सपा की सरकार रही, यादव से थे तो जांच भी बहुत अच्छी नहीं हुई। ये था कि इनके खिलाफ एफआईआर हुआ तो इनको जेल भेजना है। अच्छा, तो जेल भेज दिए गए। अच्छा। मुकदमे की जो सुनवाई 12 सालों की रही, जी। इसमें आपको कब कैसे पता चला कि ये लोग निर्दोष हैं? आपने ग्राउंड पे या परिवार के लोगों से क्या पूछताछ की या क्या जानकारी आपने हासिल की? मुलजिमानों से जब मुलाकात हुई, इन लोगों से पूछा गया घटना के बारे में। हम लोग वैसे भी अमूमन किसी भी मुकदमे को जब करते हैं तो चाहे मुलजिमान के वकील रहे या वादी के वकील रहे, जी, तो उनसे पूछा जाता है कि वास्तविक घटना क्या है। जी, आप ठीक है, जो अपना एफआईआर है वो आपका अलग वर्जन है, लेकिन जो आपकी वास्तविक घटना हो तो बताइए।
इन लोगों ने बताया कि इस घटना के बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं, हम लोग अपने अपने घर पे खाना खा के सो रहे थे, पुलिस आती है, हम लोगों की अरेस्टिंग कर लेती है, उसके बाद हम लोग जेल चले जाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि वो बताया कि उमेश, ब्रजेश और संतोष कि हमारे परिवार के ही, हमारे दिनेश हैं जो मास्टर साहब हैं, उनके पिताजी प्रधान हुआ करते थे, उसी की रंजिश में ये हमारा FIR इन लोगों ने लिखाया है, चुनावी रंजिश में, उसी में जेल चले गए। मतलब मुख्य जो मुद्दा बनता है वो चुनावी मुद्दा बनता है। और इस मुकदमे में तो सबसे अच्छी चीज ये आई कि 2 गवाह फैक्ट के हुए जो घटना को देखने की बात कहते हैं। उसमें दशरथ यादव वादी मुकदमा, मृतक के पिता, वो प्रधानी का चुनाव लड़े। दूसरा उसमें एक नरेंद्र कुमार यादव आते हैं। नरेंद्र कुमार यादव के भाई की पत्नी के खिलाफ दिनेश के भाई की पत्नी चुनाव लड़ी थी। मतलब जो गवाही दे रहे हैं वो भी चुनाव का ही, केवल चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ है। चुनावी मैदान में वो आनोद बयान आया, कोर्ट में आया। कोर्ट इन्हीं बातों को देखा कि घटना स्थल के पास कम से कम 4-6 घर हैं, उसमें से किसी को समयी साक्षी भी नहीं बनाया गया। अच्छा। कोई गुहार की आवाज नहीं, घटना स्थल पे लोग पहुंचते नहीं हैं। ये 250 मीटर से दूर से नरेंद्र यादव पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये इनके खिलाफ दिनेश के परिवार जिन्होंने चुनाव लड़ा है। अच्छा। और दशरथ यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ते थे। जी। ये पूरा प्रकरण एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव का ही था। केवल राजनीतिक लोगों की जैसे एक नैतिक जो शक्ति थी वो मर चुकी है, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए निर्दोषों को फंसाए, संवेदनाएं हमको मिल जाएं और हम लंबे समय तक राजनीति कर सकें। ये लोग जेल काटें, हम अपना चुनाव लड़ते रहें। आखिरकार न्यायालय ने इन लोगों को निर्दोष साबित किया, लेकिन एक लंबा अरसा लग गया, 12 वर्ष लग गए ये बताने में कि हम निर्दोष हैं और दोष मुक्त कोर्ट को करने में। इन समय की कोई भरपाई नहीं हो सकती। 30 जून 2026 को जजमेंट आता है, तो कोर्ट क्या कहती है, क्या बताती है अपने निर्णय में? कोर्ट ने अपने निर्णय में जगह जगह उसने कोट किया। जो जिरे में आई थी कि प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना जहां बताए वहां घटना नहीं हुई। डॉक्टर के बयान में और वादी मुकदमा चक्षुदर्शी साक्षी नरेंद्र कुमार के बयान में विरोधाभास। ये लोग लाश को घसीटना कहते हैं, लाश पे कोई घसीटने का निशान नहीं मिला। जहां खेत में लाश की पड़ी होने कहते हैं, वहां कहते हैं कि पानी था, जबकि दूसरा गवाह कहता है कि वहां सूखा पड़ा था। जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के समय बताया कि बॉडी पे हमें ये कपड़े मिले थे, जबकि नरेंद्र यादव कहते हैं कि ये कपड़े मिले थे। तो कपड़े में, लाश में, खून में मेजर कंट्राडिक्शन रहा। वादी अगर घटना स्थल पे होता तो अपने बेटे को पकड़ता, लिपटता, कहीं वादी के ना खून लगा। तो ऐसी स्थितियों में कोर्ट को ये लगा कि ये लोग अपना केस साबित करने में विफल रहे। अच्छा। संदेह को नहीं मिटा पाए और अभियोजन पक्ष अपना कोर्ट में केस को साबित करने में विफल रहा, जिसका लाभ मुलजिमानों को देते हुए दोष मुक्त किया। अच्छा, अभी हम लोगों ने शुरुआत में वकील साहब बात की है कि जो न्याय जो है विलंब से मिलता है, वो न्याय नहीं अन्याय उसको कहा जाता है। आप लोगों के कानूनी भाषा में भी ये सब चीजें आम प्रचलन में है। तो आपको क्या लगता है कि अन्याय ही है एक तरीके से? अब अन्याय तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा गया कि विलंब से मिला न्याय न्याय नहीं होता है। जो टाइम चला गया, जो इन 12 सालों में परिवारों को संकट झेलना पड़ा, वो एक दुखद तो रहा ही। एक व्यक्ति का पिता मर गया, एक व्यक्ति की शादी नहीं हुई, एक व्यक्ति अपने नौकरी के लिए बार बार लड़ता रहा, जेल गया, सस्पेंशन हुआ, ये हुआ। तो इस तरह की तमाम मुकदमों में बाधाएं आती हैं, अन्य मुकदमों में भी आती हैं। 12 साल का समय किसी का लौटता नहीं है। ट्रायल तेज होना चाहिए। ठीक है, आरोप जो जिसपे लगाए मुकदमा है लिखा जाता है, लेकिन विचारण तेज होना चाहिए। कम से कम आदमी को समय से न्याय तो मिल जाए। बिल्कुल। पुलिस की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण में एक तरीके से देखा जाए कि पुलिस ने शुरुआती समय में अगर सही तरीके से जांच की होती, विवेचना की होती, तो ये जो लोग जिनको फंसाया गया है, ये शुरुआती दौर में ही उनको ना फंसाया जा पाता। बिल्कुल, पुलिस की विवेचना में काफी खामियां थी, जो जगह जगह पे कोड हुआ। लेकिन उन चीजों को चूंकि पुलिस विवेचना कर रही थी तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, और वो अपने आप को बचाने के लिए कि मौजूदा समय में कोई हमारे खिलाफ एक्शन ना हो, सरसरी तौर पे एक चार्जशीट तैयार किया, मुलजिमानों को जेल भेज दिया और उनके खिलाफ ट्रायल चलने लगे। चलिए, इतना आपको भी लंबा एक अनुभव हो गया है, काफी समय से आप इस प्रोफेशन में हैं। आपको क्या लगता है कि जो ऐसे केसेस आपके सामने आते हैं, जैसे 12 साल तो हो ही गया कि इस प्रकरण में आपने न्याय दिलाया है, इसमें और कम समय लग सकता है कि जिनका हाथ नहीं है, जिन्होंने घटना को कारित नहीं किया है, एक सिर्फ रंजिश की वजह से जिनको जेल भेजा जा रहा है,
लोग गलत फायदा उठा करके जो है संवेदना हासिल कर रहे हैं और लोगों के ऊपर जो उनको जेल भेज रहे हैं? इस पे ये है कि जैसे वकील तो एक प्रोफेशन है, वकालत मानव होने के नाते एक संवेदना भी होती है। अगर संवेदनाओं की बात किया जाए तो बहुत नुकसान होता है। किसी भी मुकदमे में जो इतना टाइम पीरियड निकलता है वो किसी भी परिवार के लिए कभी भरपाई नहीं हो सकता है। और वकालत में भी लोगों को चाहिए कि थोड़ा तेजी से करें, चाहे वो एक्यूज से हो चाहे अभियोजन से हो। हम लोगों का काम लड़ना है, न्याय दिलाना है। हार जीत तो अधिकारियों को तय करना है, न्यायाधीशों को तय करना है, गवाहों सबूतों पे तय करना है। तो हमको अपना काम नियमित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी निर्णय है वो सिरोधार है और हमारे यहाँ की न्यायपालिका अच्छी है। हमेशा सदैव ही वो निर्दोष को निर्दोष, दोषी को दोषी करार देती है। कभी भी कोई निर्णय गलत नहीं आता है, लगभग ठीक ही होता। चलिए, आज से 12 वर्ष पहले 2014 में संदीप यादव की हत्या होती है। संदीप यादव हत्याकांड में चुनावी रंजिश की वजह से इसमें 5 लोगों के नाम FIR दर्ज कराया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है और 12 साल लग गया कि ये दोषी नहीं है, इन्होंने घटना को अंजाम नहीं दिया है। न्यायपालिका न्याय देती है और उस मुकदमे में जो है इन लोगों की ओर से अधिवक्ता के रूप में एडवोकेट रविवंश सिंह जी थे। इनसे हमने जानकारी ली कि किस तरीके से इन्होंने न्याय दिलाया है इस पूरे प्रकरण में और इन्होंने घटना के बारे में पूरा बताया है। ये हमारे समाज के लिए भी एक संदेश है कि हम, जैसा इन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना होती है कि जो व्यक्ति इस घटना में शामिल नहीं है उसको, निर्दोषों को नहीं फंसाया जाना चाहिए। और पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो घटना की सही जो है तफ्तीश करे, वो सही विवेचना करे और जो लोग इनमें शामिल नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, उनको जेल ना भेजा जाए और उनको अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ना गुजारनी पड़े। संदीप यादव हत्याकांड का जो फैसला 30 जून 2026 को सुल्तानपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से आया है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। घटना के बारे में, घटना कैसे हुई थी, किस तरीके से लोगों को न्याय मिला है। हमारे साथ विस्तृत जानकारी के लिए अधिवक्ता रविवंश सिंह जी थे। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंजनी जी। एक लाइन लास्ट में कि न्याय दिलाना ही हम लोगों का धर्म है, न्याय मम धर्मम। कोई भी अधिवक्ता उसको न्याय दिलाना चाहिए। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। थैंक यू सर।